हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एमसीक्यू वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, या इसमें पूछे गए क्वेश्चन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, इक्वल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट एम कोई डाइवेलेंट एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है। बोल रहा है कि ये एम एलिमेंट जो है जिसका वैलेंसी 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाएं हैं तो उस वक्त कोई गैस का बबल्स रिलीज हुआ है। फिर यही ऑब्जर्वेशन उसने पाया कि जब उसी एम एलिमेंट को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो उस वक्त भी हाइड्रोजन कोई गैस का बबल्स निकला है। अभी नहीं पता कि वो हाइड्रोजन है। तो बोला है कि ये जो गैस का बबल्स निकला है तो बताना है कि वो कौन सा गैस है। देख सकते हैं, सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस, यानी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो गैस कौन सा है। और दूसरी चीज़ कि इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी दिखाना है। ये रिएक्शन जो आपको दिखाया गया एम एलिमेंट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एम एलिमेंट को HCl के साथ, इसकी रिएक्शन भी दिखाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, जाहिर सी बात है कि वो मेटल ही होगा। ये तो आप कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जो मेटल होगा तो आप कह सकते हैं कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन ही रिलीज करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन ही रिलीज करता है। लेकिन इससे काम नहीं होगा। हम तब बताएंगे कि हाइड्रोजन है जब इसके नज़दीक मैचस्टिक के नज़दीक जब इस गैस को लाया जाएगा तब ये पॉप साउंड करते हुए ये जल उठेगा, यानी ये जलेगा पॉप साउंड करता हुआ। तब हम कहेंगे कि ये जो गैस का बबल्स निकला था वो हाइड्रोजन गैस ही था। उसके बाद रिएक्शन आप दिखा सकते हैं M+NaOH Na2MO2 होगा, क्योंकि ये M डाइवेलेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पे MHCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MCl2 बनेगा प्लस H2 रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। आप सभी जानते हो कि जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि प्योर मेटल्स हमें ऑब्टेन हो पाए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है A नंबर, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। यानी सिल्वर मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे तो उस सिल्वर मेटल को जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे तो उसमें एनोड किस मटेरियल को बोलेंगे और कैथोड किस मटेरियल को बोलेंगे। तो आपको अच्छे से पता है, अगर हम सिल्वर मेटल को रिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो सिल्वर मेटल का ही 2 रॉड लेंगे, ये आप जानते हो। लेकिन एक सिल्वर मेटल का इम्प्योर रॉड लेंगे। जिस सिल्वर का इम्प्योर रॉड लेंगे उसका मोटा रॉड लिया जाता है, यानी इम्प्योर सिल्वर रॉड को आप एनोड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि एनोड जो बनाया जाता है वो इम्प्योर सिल्वर रॉड का यहाँ पे लिया जाएगा, और जो प्योर सिल्वर रॉड रहेगा, यहाँ पे प्योर सिल्वर जो रॉड रहेगा उसको आप कैथोड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि कैथोड बनाया जाएगा वो प्योर सिल्वर रॉड का, एनोड बनाया जाएगा इम्प्योर सिल्वर रॉड का। तो इसका जवाब आपको पता चल गया। B नंबर में पूछा है, सजेस्ट अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। तो आपको ये भी पता है कि जिस मेटल का, जैसे यहाँ पे सिल्वर का एक इम्प्योर रॉड लिए हैं और एक सिल्वर का प्योर रॉड लिए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी इसी मेटल का लेंगे जिस मेटल को हम प्योर करने वाले हैं। अगर यहाँ सिल्वर को प्योर करने वाले हैं तो सिल्वर से का ही सॉल्ट लेंगे, चाहे वो AgSO4 ले सकते हैं, Ag2SO4, चाहे AgNO3 ले सकते हैं, चाहे AgCl ले सकते हैं। मतलब जिस मेटल को हम यहाँ पे रिफ़ाइन करेंगे उसी मेटल का हम सॉल्ट भी लेंगे। तो वो आप अपने अनुसार कोई सॉल्ट आप ले सकते हैं। C नंबर बोल रहा है, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो आपको भी पता है कि एक जो है इस एनोड प्लेट पर से सिल्वर जो है वो कैथोड प्लेट पे जाके जमा होता है। तो प्योर सिल्वर कहाँ जमा होगा? कैथोड पे जाके जमा होगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा आंसर कैसे देने हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इम्प्योर मेटल विल बी यूज्ड एनोड, प्योर मेटल इज यूज्ड एज अ कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल बाय दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। B में पूछा था कि आप सॉल्ट क्या लेंगे, तो सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट आप ले सकते हैं। और C में पूछा था कि प्योर सिल्वर कहाँ ऑब्टेन होगा, तो कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, वाई शुड द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन द
प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम। मतलब ये हुआ कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सल्फाइड ओर्स से चाहे उसके कार्बोनेट ओर्स से, तो उस मेटल के सल्फाइड ओर चाहे मेटल के कार्बोनेट ओर्स को सबसे पहले हम मेटल के ऑक्साइड में चेंज करते हैं, तब इस मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मेटल के सल्फाइड या मेटल के कार्बोनेट को हम मेटल के ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं। इसका जवाब ये है कि मेटल के ऑक्साइड में से मेटल निकालना ईजियर होता है, इसीलिए मेटल के सल्फाइड को मेटल के कार्बोनेट को हम पहले मेटल के ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप रीड करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। जनरली when metals are treated with a mineral acid, hydrogen gas is liberated, but when metals except Mn और Mg यानी मेटल इस दोनों को छोड़ के बाकी मेटल treated with HNO3, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। वाई? तो मतलब ये कह रहा है कि आपको पता है सभी को कि एम जो है मेटल जो है वो कोई भी मिनरल एसिड यहाँ पे मिनरल एसिड जनरली मिनरल एसिड से रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे मेटल बाकी इस MAN और Mg को छोड़ करके बाकी सारे मेटल अगर HNO3 एसिड से रिएक्ट करता है तो उस केस में हाइड्रोजन भी H2O के फॉर्म में रिलीज होता है, ना कि हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होता है। मतलब ओवरऑल ये बोलें कि मेटल जो है जब HNO3 एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन नहीं वाटर रिलीज होता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब सिंपल है, HNO3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के वजह से वो H2 को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है और वाटर रिलीज हो जाता है। क्योंकि वो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीजन देने वाला एजेंट है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो क्वेश्चन नंबर ए पूछा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, बी पूछा है नेम द रिएक्शन, सी पूछा है राइट डाउन इट्स रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कंपाउंड कोई एक्स और एल्युमिनियम, तो आपको अच्छे से पता है कि आप आयरन के ऑक्साइड ओर्स या आयरन का कोई ओर्स लेते हैं और प्लस में एल्युमिनियम का पाउडर जब मिक्स करते हैं तब जाके ये जो है ये थर्माइट रिएक्शन के प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस गला हुआ आयरन यहाँ पे रिलीज होता है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते थे आप। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये कंपाउंड क्या है। इस कंपाउंड को एक्स यहाँ पे माना है, मतलब ये एक्स कंपाउंड कोई एल्युमिनियम के साथ अगर यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज़ करके यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स में यूज किया जाता है, इससे हमने पकड़ लिया कि इससे हमको ये पता चल गया कि ये थर्माइट रिएक्शन का प्रोसेस है, थर्माइट प्रोसेस है ये। तो एक्स कंपाउंड का आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आपको पता चल गया हेमेटाइट या मैग्नेटाइट दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे पूछा है कि नेम द रिएक्शन, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं और रिएक्शन भी लिखना है। सेकेंड वाले में सिर्फ नेम रिएक्शन लिखना है, थर्माइट रिएक्शन लिख सकते हैं, या उसको एल्यूमिनोथर्मी भी बोलते हैं या थर्माइट प्रोसेस भी लिख सकते थे आप। लेकिन सी में तो उसके इक्वेशन लिखने हैं। तो आपको पता है आयरन का ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम इस आयरन को डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और ये गला हुआ आयरन बाहर निकल जाएगा, साथ में बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई एक्स मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके वो वाई बनाया है, जो कि वाई के बारे में बोल दिया है कि ये बेसिक सॉल्ट है। अब ये वाई का फॉर्म दे दिया है कि वाई का जो फॉर्म है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला XOH है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी 40 दिया हुआ है। अब बोला है कि यहाँ पे प्लस में ये जो वाई तो बना है, जब एक्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया है तो वाई भी बना है, साथ में एक गैस भी रिलीज हुआ है जेड बोला है। वो जेड अभी नहीं पता वो कौन सा गैस है, जेड। अब ये जेड के बारे में जो बोला है, जेड जो गैस रिलीज हुआ है वो ईजिली कैच फायर कर रहा है। तो बताना है ये एक्स क्या है, बताना है ये वाई क्या है, बताना है ये जेड क्या है।
तो देखिए यहाँ पे X तो सोडियम होगा, इससे पता इसलिए कहेंगे सोडियम होगा क्योंकि NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। कोई कहेंगे सर यहाँ पे पोटासियम हो सकता था, तो पोटासियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये KOH बनाता, लेकिन KOH का मॉलिक्यूलर मास 40 नहीं आता, इसीलिए सोडियम ही कन्फर्म हो गए कि ये सोडियम ही है। NaOH बनाता जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो इसलिए पता कर लिए कि X सोडियम है और Y NaOH है। अब Z पता करना है। अब आप अच्छे से जानते हो कि जब यहाँ पे Na वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये NaOH बना साथ में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेगा, क्योंकि आपको ये पता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको और ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो है जल्दी आग पकड़ लेता है। जब उसके नज़दीक आप मैच स्टिक ले जाते हैं तो पॉप साउंड करता हुआ, भप से वो आवाज़ करता हुआ आग पकड़ता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन ए टू डिफरेंट फॉर्म वाई एंड जेड। एक्स कोई नॉन मेटल है ये बोला है, इसका कोई और टाइप डिफरेंट फॉर्म है, यानी इसका और कोई फॉर्म है एक्स का, इस नॉन मेटल का दो और फॉर्म होता है, जिसको ये बोला है ये वाई है और जेड है। अब ये बोला है वाई के बारे में बोल रहा है कि वाई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसके बारे में बोला है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है वाई के बारे में, और जेड के बारे में बोला है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप वो कौन सा नॉन मेटल है ये एक्स आपको पता चल गया होगा, यानी ये एक्स जो है कार्बन हो सकता है, यानी ये कार्बन है जिसका दो फॉर्म और होता है, डायमंड वाई जो हार्ड होता है और जेड ग्रेफाइट होगा जो कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस तरीके से आप आंसर करेंगे, एक्स कार्बन होगा और वाई डायमंड होगा, जेड ग्रेफाइट होगा, क्योंकि कार्बन का दो फॉर्म होता है डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिसमें डायमंड हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विथ MnO2। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो इस रिएक्शन से आपको ऑब्जर्व करके देख बताना है, इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड, इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे बी में पूछा क्या MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो रिड्यूस्ड मतलब होता क्या है। अगर यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँ इस रिएक्शन में आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो गया है, मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, यही बोलेंगे ना। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन गेन कर लिया है तो ये बोलेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो यहाँ से तो सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस, जो कि गलत है। एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अब सेकेंड देखिए MnO2 Mn में चेंज हुआ है, मतलब MnO2 ने ऑक्सीजन अपना लूज कर दिया है, लॉस कर दिया है, मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूस्ड हो गया है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे MnO2 ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, मतलब ये इसका रिडक्शन हुआ, और MnO2 ऑक्सीजन लॉस कर दिया मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया। तो दैट मीन्स आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, इस दोनों में ये फॉल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 45 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर अलॉयज, यानी सोल्डर अलॉयज में कौन कौन से मेटल रहते हैं, कौन कौन से मेटल का मिक्सचर है ये पूछा है, और विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सूटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी इसके किस प्रॉपर्टी से हमें सूट करता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग को यूज करने में, यानी वेल्डिंग यूज करने में इसके कौन से प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसका यूज हम करते हैं वेल्डिंग करने में। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एल्युमिनियम गलत लिखा हुआ है। सोल्डर जो है Sn प्लस Pb का ये अलॉयज है, ये आपको पता है। Sn को टीन बोलते हैं, Pb को लीड बोलते हैं। अब ये सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लोअर होता है, इसीलिए हम उसको जो है हम वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 46 नंबर क्वेश्चन, अ मेटल ए विच इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। इतने में आप बता सकते हैं कि ये मेटल क्या है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल का ही यूज हम थर्माइट प्रोसेस में करते हैं। अब आगे देखिए बोला है व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड बी। अब यानी ये तो आपने बता दिया एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जाहिर से बात है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसको ये बी बोल रहा है कि ये बी है। अब ये बी के बारे में बोला है व्हिच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आपको भी पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये आप जानते हो। और आगे बोला है ए और बी आइडेंटिफाई करना है, तो आपने तो बोल दिया ए एल्युमिनियम है और बी एल्युमिनियम ऑक्साइड है।
आगे देखिए, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी विथ HCl एंड NaOH। यानी जो आपका बी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आपको विथ करना है HCl और विथ करना है NaOH। तो आपको पता है कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर है, ये एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर है, इसलिए ये बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। और ये रिएक्शन आपको ध्यान तो रखने ही चाहिए। ये इस तरीके से आपको ये रिएक्शन भी दिखाना है विथ HCl विथ NaOH। किसका? तो बी मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 47 नंबर क्वेश्चन। अ मेटल दैट एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये आपको अच्छे से पता है। मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ओर ऑफ मरकरी इज सिनेबार। HGS को सिनेबार बोलते हैं, यानी ये मरकरी का सल्फाइड ओर्स है सिनेबार। अब आगे यहाँ पे देखिए, व्हेन वी हीटेड सिनेबार इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये आपको पता है कि जब HGS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो HgO और प्लस में SO2 रिलीज होता है। अब अगेन इस HgO को हीट करते हैं तो ये Hg प्लस O2 में चेंज हो जाता है, यानी प्योर मेटल Hg हमको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन भी आपको शो कराने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन को। आप चाहें कि NCERT एग्जाम्पलर का आप एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।